वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टर माइंड ऑफ जीके में। इस वीडियो में जीके जीएस का 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो आपका बिहार उत्पाद पुलिस और फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा प्रैक्टिस शीट जरूर देखिएगा। आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पहला नंबर सवाल का। तो पहला का गेस कर लिए होंगे तो करेक्ट आंसर इसका होगा फ्रेंड्स मास्की अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अशोक का इतिहास है जो हम लोग को क्या उसके अभिलेख से ही पता चलता है ना, उससे ही ज्ञात होता है। अभी तक उसको देखा जाए फ्रेंड्स तो 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है, बुध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। ये बुध भगवान थे जो कौशाम्बी आए थे, तो किस उस समय किसके राज्य चल रहा था, किसका राज्य में आए थे। दो का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका उदयन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुध भगवान थे जो आपका उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। अगला सवाल है 3 नंबर सवाल, भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था। 3 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या, बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। तो भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन है जो क्या रखा था, तो बाबर रखा था। 3 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आपका है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। 4 का गेस कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म अगर जो देखा जाए फ्रेंड्स तो जन्म इनका हुआ था वाराणसी में, जबकि इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था, ग्वालियर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मी जी की समाधि स्थित है। ऑप्शन नंबर डी 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। गेस कीजिए 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 5 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है तो आपका अहिंसा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6ठा नंबर सवाल देखिए, त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है, तो ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है जो आपका क्या है, त्रिपिटक है। 7 नंबर सवाल को देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था। चलिए कॉमन सेंस की बात है। कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र यानी जो उद्योग धंधा था उसका कोई भी स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका मुख्य रीजन क्या है, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, धनिक वर्ग द्वारा भूसंपत्ति में निवेश करने को तरहीज दिया जाना, यही इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातूली के युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये खातूली का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 1518 ईस्वी में एक खातूली का युद्ध लड़ा गया था जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। 9वां नंबर सवाल आपका है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो 1857 की जो क्रांति थी फ्रेंड्स वो आपका मेरठ से शुरू हुई थी और डेट भी याद रखिएगा 10 मई, कितना एग्जैक्टली डेट पूछे तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल देखें, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। 10 नंबर सवाल का वैदिक युग में, तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में क्या था फ्रेंड्स, आपका जो राजतंत्र चलता था वो वंश परंपरागत था, जैसे उसका बाप राजा है तो उसका फिर बेटा हुआ, तो वैदिक काल में यही था। ऑप्शन नंबर डी 10 का करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। सिंपल सा है फ्रेंड्स, 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपका 1907 का सूरत अधिवेशन याद रखिएगा। इसी में आपका नरम दल और गरम दल में क्या हुआ था फ्रेंड्स, विभाजन हो गया था। तो 11 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुठभेड़ में गोलियों से। ठीक है,
आपका जो चंद्रशेखर आज़ाद है जी उनके साथ मुठभेड़ हुआ था, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर होगा। क्या हुआ था फ्रेंड्स, ये अभी कब मरे थे फ्रेंड्स, तो आपका देखिए याद रखिएगा 27 फरवरी 1931 ईस्वी में, 27 फरवरी 1931 ईस्वी में एक मुखाबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इनको कहाँ पर घेर लिया था, तो ये डिटेल में आपको याद रखना है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को आपका 1931 ईस्वी में कोई सूचना दे दिया था पुलिस को फ्रेंड्स, तो उसमें क्या है कि वहाँ पर इलाहाबाद में एक अल्फ्रेड पार्क है, ठीक है, वहाँ पर घेर लिया था, तो वहीं पर इनको मुठभेड़ में मृत्यु हुई थी। 13 नंबर सवाल को देखिए, तो 12 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। और 13 नंबर सवाल, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था फ्रेंड्स, आपका याद होगा आपको 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जिस समय आपका चैम्सफोर्ड था ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसी के शासनकाल में आपका जालियांवाला हत्याकांड भी हुआ था 1919 में। 14 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1904 ईस्वी में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, 31 अक्टूबर 1943 को। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है आपका, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जन भाषण कह रहा है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण 1916 ईस्वी में आपको वाराणसी में दिए थे फ्रेंड्स। कब दिए थे, तो उस समय 1916 ईस्वी में आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन था, उसी के शुभ अवसर पर ये अपना पहला जन भाषण दिए थे। और उसके बाद में 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे। 17 नंबर, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। ठीक है, तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, देखिए भगत सिंह का जो स्मारक स्थित है वो आपका फिरोजपुर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखें, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, तो सर्वप्रथम किसने रखा था। 18 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में दादा भाई नौरोजी ने रखा था, 18 का सी करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था, तो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 19 का जो करेक्ट आंसर होगा गेस कीजिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में ये सर्वप्रथम आपको गाया गया था। ये कहाँ हुआ था, तो फ्रेंड्स आपका एक कोलकाता में हुआ था अधिवेशन। अगला सवाल को देखिए, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थे। ठीक है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थे, तो इसको पता होना चाहिए आप लोगों को कहाँ था पहले फ्रेंड्स, तो आपका कोलकाता थी। ठीक है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रिटेन के राजा, याद रखिएगा, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन, यानी ब्रिटेन के उस समय राजा कौन थे, जॉर्ज पंचम थे, तो भारत के आगमन के समय कब आए थे, तो 1911 ईस्वी में आए थे। ठीक है, तो उस समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है ऐसे फ्रेंड्स कि बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में कब हुआ था, आपका लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, लेकिन ये आपका रद्द कब हुआ था, तो आपका बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में, जब फ्रेंड्स ब्रिटेन के राजा जॉर्ज प्रथम भारत आए थे। ठीक है, और उसी समय फ्रेंड्स आपका जो राजधानी था कलकत्ता से लेकर स्थानांतरण कब कहाँ कर दिया गया था, दिल्ली कर दिया गया था। ठीक है, तो पहले जो आपका दिल्ली नहीं थी राजधानी, पहले कहाँ थी, कोलकाता थी, लेकिन 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द हुआ और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। 21 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। 21 का करेक्ट आंसर, तो देखिए निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथोपिया। इथोपिया इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखिए, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है।
21 नंबर सवाल का तो हम लोग देख लिए फ्रेंड्स, इथोपिया हो गया ना, इसका इथोपिया भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता, तो इथियोपिया नहीं पाया जाता है। बाकी कांगो, गैबन, जायरे पाया जाता है। 22 नंबर सवाल आपका कह रहा है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 22 नंबर सवाल का। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सोन हो जाएगा। ठीक है, 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोन। चलिए 23 नंबर सवाल को देखिए। 23 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्रिटिश कोलंबिया को। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। 24 नंबर सवाल को देखिए, कंधार स्थित है। कंधार कहाँ स्थित है? नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, कंधार है जो आपका हाईजैक से भी रिलेटेड है। तो कंधार है जो आपका अफगानिस्तान में पड़ता है ना, दक्षिण अफगानिस्तान में पड़ता है। इसमें भी देखिए उत्तरी और दक्षिणी कर दिया है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। कंधार जो पड़ता है आपका दक्षिण अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, 25 नंबर सवाल को देखिए कि भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या किन राज्यों में संकेंद्रित है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट किया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा क्या, हाँ उत्तर प्रदेश है ना, तो उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र और बिहार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत की जितनी संख्या उसका 1/3 से अधिक जनसंख्या है जो कहाँ किन राज्यों में संकेंद्रित है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखिए, किस स्थान का मानक समय, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? ठीक है, किसी भी स्थान का स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का जो बेस आधार होता है वो क्या होता है? 26 का गेस कीजिए क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, गेस कीजिए 26 का। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा से ही निर्धारित की जाती है मानक समय। तो 26 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? 27 का, तो ये पीर पंजाल श्रेणी है जो आपका पड़ता है फ्रेंड्स जम्मू एवं कश्मीर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। अगर पूछा जाए कौन सा हिमालय में अवस्थित है, तो पीर पंजाल श्रेणी है जो आपका किस में है फ्रेंड्स? तो आपका मध्य हिमालय में। किस हिमालय में है स्थित है? तो मध्य हिमालय में ये स्थित है। और कहाँ पड़ता है? तो जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। 27 का करेक्ट आंसर बी होगा। 28 नंबर सवाल है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो सबसे पुराना तेल का भंडार देखा जाए तो आपका असम का जो डिगबोई है ना, असम डिगबोई असम, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तेल कहाँ है फ्रेंड्स आपका? असम डिगबोई। ऑप्शन नंबर डी 28 का करेक्ट आंसर होगा, जो भारत का सबसे पुराना तेल भंडारण है। 29 नंबर सवाल को देखिए, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, तो चलिए 29 का गेस कीजिए। तो सबसे पूर्वी हो जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी क्या? गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 29 का। 30 नंबर सवाल देखिए, भारत की जनगणना, भारत की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनघनत्व सर्वाधिक है? 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी गाजियाबाद हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है कौन इसमें? तो देखिए आर्थिक नियोजन में आपका जनसंख्या वृद्धि है, इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी औद्योगिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता और रोजगार उत्पन्न करना है, लेकिन ये जनसंख्या वृद्धि है जो आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। 31 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 32 नंबर, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? ठीक है, तो पहले बहुत बार भी बताया फ्रेंड्स कि हरित क्रांति जो हुआ था फ्रेंड्स, उसमें है जो सबसे ज़्यादा है जो गेहूँ फसल में अप्रत्याशित वृद्धि हुआ था उसका उत्पादन में। तो 32 का हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप है, फसल है जो कौन था? तो मैक्सिकन गेहूं था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, कहाँ किया गया था ये, या किसके द्वारा किया गया था? 33 नंबर सवाल, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित कहाँ किया गया था? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। ठीक है फ्रेंड्स, ये पंतनगर वाला जो आपका कृषि विद्यालय है जो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए आपको कि भारत के प्रथम विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये पंतनगर में है। यहीं पर आपको
जीरो टिल बीज और उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। 34 नंबर सवाल, जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर क्या है? 34 नंबर सवाल का। तो देखिए जीएनपी और है एनएनपी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जीएनपी मतलब क्या हो गया आपका, इसका तो हो गया आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। जीएनपी मतलब एनएनपी के मध्य अंतर पूछ रहा है ना, तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, पूंजी अधिमूल्यन के समान। जीएनपी तथा एनपी के मध्य अंतर है तो पूंजी अधिमूल्यन के समान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 34 का। 35 नंबर सवाल को देखिए, भारत में योजना अवकाश हुआ था। योजना अवकाश भारत में कब हुआ था? 35 का। तो योजना अवकाश आपका 1966 में हुआ था ना। वर्ष 1966 के अकाल के बाद भारत सरकार ने 3 वर्षों के लिए योजना अवकाश घोषित किया था फ्रेंड्स, आपको याद होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स की योजना अवकाश। तो देखिए 1966 में क्या है फ्रेंड्स, भारत में अकाल पड़ा था। उसके बाद में क्या हुआ था, 3 वर्षों के लिए योजना अवकाश घोषित किया गया था। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखिए, किस अर्थशास्त्र ने राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किया? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पुरोगामी न, तो आपका BKR राव, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में, तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक कोर होता है, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो कोर होगा। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 नंबर सवाल को देखिए, 38 नंबर सवाल आपका है, डॉक्टर अमर्त्य सेन जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, आर्थिक विकास के लिए दृष्टिकोण के तीव्र समर्थक थे। तो 38 का करेक्ट आंसर होगा बी, कल्याण अर्थशास्त्र का। डॉक्टर अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था फ्रेंड्स। तो आर्थिक विकास के लिए कल्याण अर्थशास्त्र दृष्टिकोण के तीव्र समर्थक थे वो। 39 नंबर सवाल को देखिए, 39 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास दर पाई गई? कौन सा पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास दर पाई गई थी? तो 49 का करेक्ट आंसर 39 का करेक्ट आंसर 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था फ्रेंड्स, सबसे अधिक विकास दर आपको पाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए, 40 नंबर सवाल आपका, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड कितना हुआ था फ्रेंड्स? तो 2000 किलोग्राम हो गया था, ठीक है, प्रति एकड़। 41 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? बार बार क्वेश्चन में रिपीट करता रहता हूँ फ्रेंड्स, चलिए सभी का आंसर सही होना चाहिए, आप लोग गेस कीजिए। 41 का नीति निर्देशक तत्व आपका कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया ना, जी हाँ। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से तो समवर्ती सूची लिया गया है ना, ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका से मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। 42 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में 42 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 65 वर्ष। 43 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद कितना? 40, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा दी गई थी? 44 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होगा फ्रेंड्स। देखिए दूसरा टाइप से क्वेश्चन है ये, वो आपका त्रिस्तरीय वाला नहीं है कि बलवंत राय मेहता मार दीजिएगा। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति, ठीक है, स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस कमेटी द्वारा दी गई थी? तो LM सिंघवी कमेटी के द्वारा दी गई थी। 44 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी फ्रेंड्स, वो पंचायती राज में त्रिस्तरीय के लिए सिफारिश किए थे, जो कि अभी चलता है। तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 45 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? ठीक है, जब
क्या है फ्रेंड्स, मूल संविधान में हम लोग का मूल कर्तव्य नहीं था, ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया था। बाद में कब जोड़ा गया था, तो 1976 ईस्वी में आपका 10 मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो 76 में कौन संविधान संशोधन हुआ था, तो आपका 42वें संविधान संशोधन हुआ था ना, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पंचायती राज को खालिस्तान के अंतर्गत स्वशासन इकाई के रूप में संगठित किया गया है। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन, तो पंचायती राज को 73वां संविधान के अंतर्गत स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित किया गया है। 47 नंबर सवाल है, हमारे देश का संवैधानिक नाम है। 47 का फ्रेंड्स, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता भी होना चाहिए कि हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है। भारत है, भारत अर्थात इंडिया है, हिंदुस्तान है या आर्यावर्त है। चलिए इसमें गेस कीजिए फ्रेंड्स। तो सभी लोग याद रखेंगे, जानना सभी को जरूरी है कि हमारे देश का जो संवैधानिक नाम है भारत, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ भारत नहीं, भारत अर्थात इंडिया, यही है जो संवैधानिक नाम है। 48 नंबर सवाल को देखिए। 48 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे। तो किस मामले में, तो 48 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस में, ठीक है, ये मिनर्वा मिल्स केस में ऐसा हुआ था। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों को प्रभुत्व को मंजूर करते थे, तो मिनर्वा मिल्स केस में ऐसा हुआ था। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक केस हुआ था 1980 ईस्वी में, फ्रेंड्स याद रखिएगा, मिनर्वा मिल केस। 49 नंबर सवाल को देखें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। 49 का तो क्या है फ्रेंड्स, यहाँ कल्याणकारी यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ठीक है, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य का गठन करना ही नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का। 50 नंबर सवाल देखें, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो प्रथम प्रारूप भारतीय संविधान का BN राव के द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। बहुत अच्छा सवाल है भी, 51 का। तो देखिए फ्रेंड्स, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने ऋणात्मक, मतलब केल्विन में देखिए फ्रेंड्स ऋणात्मक मान कभी नहीं होता है। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी केल्विन हो जाएगा, ठीक है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, केल्विन में नहीं होता है। 52 देखिए क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स आपका 52 नंबर की मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। चलिए ये भी बहुत बार पढ़ाया हूँ मैं, अभिकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक करने, ठीक है, जो बाहर पृथक हो जाता है अपकेंद्रीय बल उसमें काम करता है। 53 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। 53 नंबर सवाल करा, NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है, ये तो आपका सही है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने, ये भी सही है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। बेरियम तथा अस्टासियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, यही गलत है 53 का, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो बेरियम और तथा स्ट्रांसियम ये है जो आपका प्रकृति में मुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर लिख दिया है पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये गलत है। एलिसा परीक्षण किया जाता है, ठीक है, एलिसा टेस्ट नाम सुने होंगे फ्रेंड्स। तो एलिसा टेस्ट जो किया जाता है मुख्य रूप से, तो वो आपका HIV रोग को पता करने के लिए, ठीक है, HIV वायरस को पता करने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट, यानी एड्स पहचानने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। जैसे आपका विडाल टेस्ट होता है ना, विडाल टेस्ट होता है, तो विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, आपका टाइफाइड के लिए होता है, उसी तरह से एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है। 55 नंबर, छिछले हैंडपैम्प से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय, ठीक है, छिछले हैंडपंप से पानी पीने से। तो 55 का है फ्रेंड्स, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए आपका हैजा तो हो ही सकता है, टाइफाइड तो हो ही जाएगा,
कामला कामला ने जॉन्डिस, ये भी हो जाएगा। ये फ्लोरोसिस नहीं होगा, ठीक है। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छिछले हैंड पंप से पानी पीने वाले लोगों को हैजा, टाइफाइड का और आपका जॉन्डिस हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन ये क्लोरोसिस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, सॉरी फ्लोरोसिस, क्लोरोसिस नहीं, फ्लोरोसिस। तो अब इसका कारण देखा जाए फ्रेंड्स अगर जो, तो देखिए बाकी गंदा पानी वगैरह ऐसे टाइफाइड ये सब तो होता है, लेकिन फ्लोरोसिस रोग होता है जो फ्रेंड्स आपका, इससे नहीं होता है। इसका कारण होता है, क्या होता है, तो फ्लोराइड होता है। तब अगर जल में अगर जो फ्लोराइड का, जल में अगर जो आपका फ्रेंड्स फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है, जल में अगर जो फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो आपका ये रोग होता है, ठीक है, फ्लोरोसिस होता है, ठीक है। 56 नंबर सवाल देखिए, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, क्यों तैरता है फ्रेंड्स, तो उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के तेल घनत्व से कम होता है, ठीक है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है इसलिए। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा 56 का। 57 नंबर सवाल को देखिए कि वायु शक्ति, विंड पावर में ऊर्जा कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। 57 का हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या गतिज ऊर्जा होता है ना, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। चलिए 58 नंबर सवाल को देखते हैं। 58 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। चलिए बुलेट प्रूफ जो वस्त्र बनता है उसमें कौन सा बहुलक का प्रयोग किया जाता है 58 का, तो उसमें पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का। 59 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग से सुमेलित नहीं है। चलिए 59 का कौन सुमेलित आपका नहीं है, तो कैल्सीफेरॉल से अस्थि रुगंता ये तो होता है, नायासिन से पेलेग्रा चर्म रोग होता है, कोबामेलिन से संघातिक रक्तलापता होता है, राइबोफ्लोविन से बेरी बेरी का रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये है जो आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम बदल कर क्या कर दिया गया है फ्रेंड्स, अभी थायमिन कर दिया गया है ना। तो ये राइबोफ्लोविन जो लिखा है ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सुमेलित नहीं होगा। तो 59 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन है ना कि राइबोफ्लोविन, वो B2 का है, इसलिए बेरी बेरी नामक रोग होता है जो विटामिन B1 के कारण से होता है। विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन है, यहाँ दे दिया आपका राइबोफ्लोविन, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। गेस कीजिए, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। 60 नंबर सवाल का, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है फिर उस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फेफड़ा हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा भाग कह रहा है ना, तो फेफड़ा करता है। देखिए फेफड़ा एक प्रमुख श्वसन अंग है, ठीक है फ्रेंड्स, श्वसन करते हैं तो हम लोग को जो वायु कहाँ फेफड़ा में जाता है, ठीक है, जो शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। श्वसन क्रिया के दौरान क्या है, शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से जहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है फ्रेंड्स, वहीं जो हम लोग का जो उच्च श्वसन क्रिया करते हैं, जो श्वासन ऑक्सीजन को लेते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है, ठीक है। और फेफड़ा से यहीं से फ्रेंड्स आपको पूरे शरीर में सभी जगह फिर ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू से पहुँचता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर यही होगा फ्रेंड्स कि मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर को ताप को नियंत्रित रखता है, तो हृदय तो नहीं कर सकता, यकृत भी नहीं, वृक्क नहीं, ये आपका फेफड़ा ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो ये भी हम लोग ने 60 प्रश्न देखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।